प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली है 24 जुलाई 1996 सुबह 5:20 मध्य प्रदेश। और लग्न में ही सूर्य बुध बैठे हैं। व्यक्ति का तर्क बल, ज्ञान का बल, धर्म का बल, आध्यात्म का बल, चिंतन का बल और साथ ही साथ बुद्धि बड़ी प्रखर है। लग्नेश का चतुर्थ भाव में बैठ करके दशम भाव को देखना, ध्यान से समझिएगा। लग्नेश का चतुर्थ भाव में दिग्बली होना, चंद्रमा यहां दिग्बली होते हैं, सूर्य और बुध यहां कारक होते हैं। और जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में स्वग्रही शुक्र सब कुछ देने की इच्छा रखेंगे। स्वग्रही गुरु शनि इस कुंडली के सप्तमेश होकर के जन्म कुंडली के नवम भाव में ये विवाह के बाद के भाग्य का लाभ और भाग्य का सुख दिखा रहे हैं। नवांश कुंडली में लग्नेश सेम चंद्रमा और इसे बैठ करके यहां भी दिग्बली थे, यहां भी बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, लग्न को देख रहे हैं। गुरु और शुक्र का बैठना, मंगल और शनि का पंचम भाव में बैठना, दशमांशा कुंडली में लग्नेश का तृतीय भाव में परम मित्र के साथ बैठना और पंचम भाव में नीच के चंद्रमा का बैठना, नीच के मंगल का बैठना और चंद्रमा से दृष्टिपात कर लेना। ये जो कुंडली बनी है ना, ये इस कुंडली में कुछ भी एक्स्ट्रा बताने की आवश्यकता नहीं बचेगी जब जन्म कुंडली का लग्न भाव बलवान हो और चतुर्थ बलवान हो। छठा बलवान जन्म कुंडली का, नवा भाव कमजोर है। हमें भाग्य को बल देना है खाली। मैंने याद करिए एक सूत्र बताया था जिसमें बात कही थी कि किसी भी जातक की कुंडली के सारे भाव कमजोर हों और सिर्फ अगर भाग्य भाव बलवान है तो उसको भटकाव नहीं मिलता है, वो भटकता नहीं है और 100% उस कामयाब हो जाता है। लेकिन यहां पे भाग्य भाव की ही मुझे कमजोरी दिख रही है। हालांकि भाग्य स्वग्रही हैं पर फिर भी, और लाभ भाव, भाग्य भाव के अधिपति छठे में बैठ करके दशम को देख रहे हैं, लग्नेश चतुर्थ में बैठ करके दशम को देख रहे हैं। लग्न भाव बलवान सूर्य बुद्ध के कारण शुक्रो दोष सहस्त्राणी बुद्धो दस शतानि च लक्ष्यमेकम तु दोषाणाम गुरु लग्ने व्यपोहति। लग्न में गुरु सूर्य और बुद्ध का तो कहना ही नहीं है, यहाँ पे कई सारे दोषों का समन कर देते हैं। ये पूरब दिशा है, चंद्रमा उत्तर दिशा में बली होते हैं, शनि यहाँ कमजोर खाली बैठे हैं, बाकी शुक्र भी यहाँ खराब नहीं बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छे बैठे हैं। राहु की दृष्टि एकादशवें भाव पे, मंगल जो है वो इस कुंडली के कारक होकर के 12वें भाव में बैठे हैं, पंचमेश होकर के। पढ़ने में मन व्यक्ति का कम लगेगा। व्यक्ति का कम्युनिकेशन, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, राजनीति का सुख, राजा से सुख, नौकरी का सुख, पद प्रतिष्ठा का सुख, गैजेटेड ऑफिसर बनने का सुख, या कुछ ऐसे प्रामाणिक सिग्नेचर करने वाला व्यक्ति होता है। 100 बात की एक बात, अगर आपकी कुंडली में लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठ करके, और सामान्य बात है कि कोई भी ग्रह होगा अगर चौथे भाव में बैठेगा तो उसकी 7वीं दृष्टि दशम स्थान पे जाएगी और गुरु की भी दृष्टि है। इस भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि है 7वीं। इन्होंने जो प्रश्न पूछा, राजनीति का सुख है कि नहीं है, 100% है। आप आराम से आगे बढ़िए, बस अपने देव गुरु बृहस्पति और ब्राह्मणों का आदर इस कुंडली में बहुत आवश्यक होगा। जन्म होता है इनका शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि दक्षिणायन, इस वजह से आत्मविश्वास कभी कभी, हालांकि सूर्य जो है वो बिल्कुल ही ठीक बैठे हैं, केतु की दृष्टि है, इस वजह से नजर दोष लगेगा और व्यक्ति की प्रगति लोगों को चुभेगी, इस वजह से गुप्त शत्रु भी बनेंगे। और आप अपने शत्रुओं से लड़ाई से नहीं जीतेंगे, बुद्धि से जीतेंगे, अपने ज्ञान, अपने बल, अपने पहचान से जीतेंगे। लड़ाई किसी से नहीं करनी। यह वर्गोत्तम लग्न की कुंडली है, लग्न बलवान है तो नवांश कुंडली भी कमजोर नहीं है, इस वजह से बहुत अच्छी कुंडली बनी है। यह कुंडली प्रगति करेगी धन के मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में, सामाजिक सद्भाव के मामले में, दान देने के मामले में, गुप्त शत्रुओं को गुप्त तरीके से निपटने के मामले में, राजनीति के सुख के लिए, प्रपंच करने में, बुद्धिमान होने में, ज्ञानी होने में, सुखी होने में। मन बिल्कुल शांत है और उसको पता है कि उसे कहां जाना है, बिल्कुल लक्ष्य एकदम अडिग है और उसको प्राप्त करने का बल भी जातक के पास है। क्यों है? क्योंकि दशम स्थान और इस भाव के ऊपर और इस भाव के अधिपति के ऊपर गुरु जैसे इस कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति और साहस के अधिपति गुरु की दृष्टि है। जरा सोच के देखिए तो जन्म कुंडली का छठा भाव कितना बलवान बन गया, मंगल की दृष्टि और छठवें भाव में गुरु। पर कई बार आपका लोग लाभ भी उठाएंगे और चाटुकारों से आपकी पहचान होती रहेगी। चाटुकार भी बड़े बनेंगे। आप इमोशनल होकर के बहुत जल्दी किसी में अपनी आशा बांध लेते हैं और फिर वो व्यक्ति आपका लाभ भी उठा सकता है। इन लोगों से सावधान होना होगा। शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा यहां से शुभ ग्रह होना शुरू होते हैं, इस वजह से मेरे हिसाब से यहाँ पे व्यक्ति को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी या फिर अपना काम या रोजगार, और पूछ पूछ करके शुक्र आपके समस्त इच्छाओं की पूर्ति करवाते हैं। अगर आपकी भी कुंडली में एकादशवें भाव में शुक्र बैठे हैं तो आपसे वो पूछेंगे क्या चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण पूछते थे
अपने माता पिता से क्या चीज की इच्छा है, और जो वो कहते थे वही भगवान कृष्ण कहते थे, है ना। ग्रहण का स्नान लगा है, चलो कुरुक्षेत्र घूम आते हैं, है ना, तो घुमाए। तो इस वजह से ऐसी जो स्थिति होती है, व्यक्ति का भाग्य और व्यक्ति के शुक्र जो हैं वो उससे पूछ पूछ करके उसके इच्छाओं की पूर्ति करवाते हैं। जन्म इनका हुआ है 10 डिग्री के चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में, जिसका अधिपति तो वैसे तो राहु है, पर इसके देवता वायुदेव है ना। और चंद्रमा से 3 घर आगे गुरु भाग्यशाली बना रहे हैं, चंद्रमा से 6 घर आगे शनि व्यक्ति को साहसी बना रहे हैं, पर रोगी भी बना रहे हैं। जांघों का दर्द होता है, कई बार घुटनों में दर्द होता है, इस तरीके की समस्या। चंद्रमा से 8वें घर में शुक्र व्यक्ति को पत्नी पत्नी में कई बार प्रेम नहीं और कई महिलाओं के संपर्क में रहने वाला, और हालांकि यहां व्यक्ति देखने में भी बड़ा सुंदर होता है। द्वितीय भाव पे गुरु की दृष्टि, धन भाव के अधिपति लग्न में बैठे, महाधनी योग बन गया। लग्न के अधिपति चतुर्थ भाव में बैठ गए, ये बड़ा बढ़िया हो गया। चंद्रमा से 10वें घर में सूर्य व्यक्ति को राजनेता बना देते हैं, राजनीतिज्ञ बना देते हैं, दिमागी बना देते हैं। दिमाग ही उधर जाएगा और किधर भी दिमाग जाएगा ही नहीं। और दूसरा क्या मैं बोल रहा था कि स्वाति नक्षत्र में 10 डिग्री के चंद्रमा बलवान होकर के बैठे हैं। नक्षत्र का अधिपति राहु जो है वो हस्त नक्षत्र में बैठा है। जरा सोच के देखिए, तो चंद्रमा जो है वो राहु के नक्षत्र में और राहु जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में। ये नक्षत्र का परिवर्तन ओम वायवे नमः इस मंत्र का जप करने से जिस जातक का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है उसको ये काम करना चाहिए। ओम वायवे नमः का मंत्र का जप करके कम से कम इसका प्रत्येक दिन जप करना चाहिए। या दूसरा, घर के ब्राह्मण को जो आपके कुल पुरोहित हैं उनको अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन अपने घर बुला करके विधिवत उनकी पूजा करके उनको वस्त्र, अन्न दान, भिक्षा मतलब आदि देना चाहिए, उनको दान देना चाहिए। समझ गए होंगे इतनी सारी चीजें। दशमांसा कुंडली में लग्न में शनि और 10वें भाव पे दृष्टि, मंगल नीच के हैं लेकिन उनपे चंद्रमा की दृष्टि, गुरु और सूर्य का प्रभाव, ये व्यक्ति को व्यापक दृष्टिकोण देते हैं और समाज में लोगों को बांध करके रखने का बल देते हैं। ये कुंडली यहां तक बहुत अच्छी कुंडली है। अभी तो हालांकि इस कुंडली का एक टफ टाइम ही चल रहा है। 2025 के बाद इस कुंडली का मार्गशीर्ष होगा, जहां पे आपको एक बार शनि जो है वो राहु केतु के संपर्क में आ रहे हैं और उस पर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्य को मंद ही कर रहे हैं। तो शनि के बाद जो शनि के अंतिम दशा की चरण होगी, मतलब अंतिम चरण किसी भी ग्रह की जो दशा होती है महादशा, वो 3 चरण में होती है, आरंभ, मध्य और अंत। तो अंतिम चरण की जो दशा होगी वो शनि को, व्यक्ति को राजनीति में बहुत मजबूती से उपस्थित करेगी। मध्य के चरण में व्यक्ति जो है वो अपना भविष्य उसमें देखने लगता है। आरंभ के चरण यानी कि 2028 के चौथे महीने से राजनीति का भविष्य इस कुंडली के लिए ज्यादा बढ़िया है। लाजवर्थ धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में गुरु का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ इस कुंडली में माणिक्य भी धारण किया जा सकता है, ऐसी स्थिति भी बन रही है। दूसरी बात है कि इस कुंडली के लिए मंगल का रत्न मूंगा, पुखराज और माणिक्य तीनों धारण किए जा सकते हैं। पर अभी चाहे कुछ भी धारण करें ना करें, सबसे पहले दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में लाजवर्थ धारण करें। हनुमान जी की पूजा प्रत्येक दिन, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रत्येक दिन, काल भैरव स्तोत्र का पाठ प्रत्येक दिन करना है। और प्रत्येक दिन अगर हो सके तो सूर्य को अर्घ देने के बाद घी से उनकी आरती अवश्य करिए। पीले रंग का धारण ज्यादा करना चाहिए, 7 अंक अच्छा रहेगा। शुभ दिशा धन कमाने के मामले में या अपने आप को प्रभावी बनाने के मामले में पश्चिम और उत्तर का बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर भवन निर्माण करना हो तो आप दक्षिण दिशा के मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, सिंह, कन्या, तुला, दक्षिण दिशा के घर से आप आराम से अपना घर बना सकते हैं। ये भी बात है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो अष्टक वर्ग पे आपका ध्यान लेकर के आता हूं, तो जो स्थिति बनी है उसके आधार पे व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है। धन आप और बचाने की कोशिश कर सकते हैं, पराक्रमी आप हैं। सुख, भवन, भूमि, वाहन का, कई वाहन का सुख मिलता है, काफिला चलती है, ये ऐसी कुंडली है। इसके साथ साथ व्यक्ति की पहचान बड़े ऊंचे लोगों से होती है। उम्र छोटी होती है पर पहचान बड़ी अच्छी होती है, व्यापक होती है। इसके साथ साथ पढ़ाई में मन थोड़ा कम है इस कुंडली का। साथ ही साथ हालांकि पंचम भाव को शुभकर्त्री लगा है, पर फिर भी जो है वो थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी, क्योंकि पंचमेश जो है वो जन्म कुंडली में 12वें है, यहां भी शुभकर्त्री में है, पर फिर भी गुरु के 6ठे भाव में जाने के कारण व्यक्ति को खास विषय का ज्ञान होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। इसके साथ साथ नौकरी इस कुंडली की बहुत अच्छी है, या व्यापार, तो आप अगर चाहें तो सरकार से जोड़ करके कोई काम कर सकते हैं। सरकारी टेंडर लेना, सरकारी संपत्ति से लाभ उठाना, ये सब इस कुंडली में कर सकते हैं। आज थोड़ी सर्दी सी हो गई है। इसके साथ जो है वो रिसर्च इस कुंडली का बहुत अच्छा है। भाग्य का सुख सामान्यतया शनि और केतु के कारण थोड़ा संघर्ष में जरूर होगा, पर व्यक्ति के भाग्य के साथ न्याय जरूर होगा। आपको अपने कर्तव्य का बोध आवश्यक रूप से करना होगा। इसके साथ
व्यक्ति का भविष्य सुरक्षित है, व्यक्ति की बुद्धि सुरक्षित है, कैसे लोगों को अपनी तरफ खींचना है ये व्यक्ति के पास बहुत अच्छा है, इमोशन बहुत अच्छा है, मास वोट बहुत अच्छा है, समाज के छोटे तबके को हमें अपने संपर्क में लाना होगा, इसका ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो मंगल का संबंध और शनि का संबंध तीसरे भाव से है, इस वजह से कम्युनिकेशन और मीडिया पे कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। इसके साथ एकादशवां भाव आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बैठा है, इस वजह से कम्युनिकेशन और साथ ही साथ व्यापक बल, अनुभव, ग्रंथों का, धर्म का, शास्त्र का, या ऐसे लोगों से सहयोग मिल जाता है जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, जो समाज के ऊंचे वर्ग के लोग हैं, इन लोगों से व्यक्ति को सफलता आसानी से मिल जाती है और उन लोगों से पहचान व्यक्ति की बड़ी जल्दी हो जाती है। 26वें वर्ष के बाद, 27वें वर्ष के बाद व्यक्ति के जीवन के स्वप्न दिखने लगते हैं और वो पता चलता है उसे कि उसे क्या करना है। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में करियर का ग्रोथ बहुत अच्छा है, लाभ राजनीति का 100% बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात कर दूं तो आपकी कुंडली में जो विभिन्न ग्रह हैं उनके आधार पे आदित्याय नमः का जप, रविवार को मांस भक्षण, और किसी भी दिन मांस का भक्षण ना करिए। मांसाहार इस कुंडली को बिल्कुल नहीं, किसी को भी, किसी कुंडली को क्या, अगर कोई आपसे आकर के कोई ज्योतिषी पूछते कि पंडित जी क्या मुझे मांस खाना चाहिए, तो अगर वो ज्योतिषी कहता है कि हाँ खा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वो असली ज्योतिषी नहीं है। ज्योतिष और धर्म अलग नहीं है। आध्यात्म के पंथ पे ले जाने का मार्ग, आध्यात्म पे जाने का मुझे कौन से दिन जो है वो कौन सा काम करना है ना, ये कौन बताता है? ये ज्योतिष शास्त्र बताता है। प्रकृति पंच तत्वों से मिलके बनी है, पांचों तत्वों का अपने अपने तत्वों में मेल ही प्रकृति का प्रलय है। पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाए, जल जल में मिल जाए, अग्नि अग्नि में मिल जाए, वायु वायु में मिल जाए, आकाश स्वतः है। तो कहने का अर्थ क्या है कि आकाश से ही मिलकर के संपूर्ण का निर्माण हुआ। आकाश, उसके बाद जो है वो वायु, उसके बाद जल, जल के बाद अग्नि, अग्नि के बाद पृथ्वी, ऐसे इसका निर्माण है। तो ये सब अपने अपने तत्वों में जब मिल जाते हैं तो इसे ही कहा जाता है प्रलय। तो हमारे जब ज्योतिष में आप पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा विषय है नवविध कालमान, है ना। उसमें 9 प्रकार के कालमानों की गणना की गई है। उसमें 9 प्रकार के कालमान की गणना की गई है, जिसमें ब्राह्ममान होता है, पितृमान होता है, दैवमान होता है, प्राजापत्य होता है, सौरमान, सावनमान, चांद्रमान, मास, नक्षत्रमान, ये सब 9 प्रकार के मान होते हैं। तो उसमें इसी में ये ज्योतिष शास्त्र नहीं है जो ये आपको बताता है कि वस्तुतः आपको कौन से मान में कौन सा काम करना है, कौन सा दिन किस चीज के लिए जो है वो श्रेष्ठ रहेगा। ऑपरेशन करना है तो कब करना है, गर्भाधान करना है तो कब करना है, भूमि पूजन करना है तो कब करना है ना। तो ये सब चीजें, तो कहने का अर्थ है कि इस ज्योतिष शास्त्र की मदद व्यक्ति को सदैव लेनी चाहिए। और जो बुद्धिमान होते हैं वो अपने पास निश्चित रूप से एक ज्योतिषी बना करके रखते हैं। आरंभ में प्राचीन काल में राजा महाराजा कोई भी कृत्य करते थे तो उससे पहले ज्योतिषी से, अपने महामंत्री से सलाह लेने से पहले ज्योतिषी को बुलाते थे। अपने गुप्त रीति से उसके बारे में चर्चाएं होती थी। फिर किसी पे कैसे कब आक्रमण करना है उसके हिसाब से चंद्रमा कहाँ है, मंगल कहाँ है, सूर्य कहाँ है, गुरु कहाँ है, मेरे हिसाब से चंद्रमा, सूर्य, बुध, गुरु, मंगल का प्रभाव कहाँ है, ये सब देख करके तब आक्रमण का समय सुनिश्चित किया जाता था। पर आजकल जो है वो हमारे जो स्थिति है इसमें हम इसी शास्त्र को क्या कहा, कलयुग का प्रभाव ऐसा होगा कि हम अपने वेदों पे, हम अपने वेदांगों पे ही प्रश्न चिन्ह लगाएंगे और उसको ही हंसी का पात्र बना देंगे। आज जो हम आज के जो सबसे बड़े आचार्य हैं वो भी ज्योतिष को ऐसे कहते हैं कि ये है तो वो है। इस तरीके से इस बात को कभी भी आप नकार नहीं सकते कि आपके जीवन के आरंभ से लेकर के शिरोबिंदु तक, अंतिम तक हमेशा आपके साथ ज्योतिष खड़ा है। इस वजह से इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें, मैं क्या बोल रहा था कि मांसाहार नहीं करना है और किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी लग्न की कुंडली है, आप नहीं कर सकते। चंद्रमा ठीक है, मंगल भी बल थोड़ा बढ़ाना होगा, एनर्जी रखनी होगी, बुध का प्रभाव ठीक है, गुरु, बुध, शुक्र, शनि, राहु सब बहुत अच्छे हैं। ये कुंडली आगे बढ़ जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।